नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी ने शनिवार को चमोली के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कामों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कामों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। यहां सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया है। रेल लाइन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही देवभूमि की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अवस्थापना विकास के क्षेत्र में पीएम ने उत्तराखंड को अनेकों सौगातें दी हैं, जिसमें ऑल वेदर रोड, हवाई कनेक्टिविटी और रेल लाइनों के निर्माण से उत्तराखंड में आवागमन के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं भी शामिल हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के बाद उत्तराखंड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगी। योजना अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना है और इस योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेजी से चल रहा है। लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि ये बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। और सीधा रुख करेंगे देहरादून की ओर, जहां पर उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाथे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे सुझाव हमारे सामने दिए। बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आपसे संपर्क कर रहे थे, तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं। इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें।
उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप सब लोगों को कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे, सच्चे, परिश्रम करने वाले, मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है। और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे। जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का। और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि ये इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा। और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय है। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश उप्रेती जी आए हैं। शैलेश जी अभी नहीं। शैलेश उप्रेती जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतूड़ी जी, विनोद जैथुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी कितने हैं? 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। क्योंकि पिछली बार जब हम भारतीय जो देश के अंदर रहने वाले हमारे प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए थे कि हम कैसे अपने गाँव को गोद ले सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक हम लोगों ने वो बना दिया है और एक पूरा सेल भी गठित कर रहे हैं। प्रवासी प्रकोष्ठ भी हम गठित करने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और इस महान संकल्प को लेकर आज हर एक देशवासी और हर एक भारतीय जो विदेशों में भी रहते हैं, वो इस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुझे आप सबको बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और सच में हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं।
और हम जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, हमारे लिए जो होने वाले काम हैं, उसके लिए जब भी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, उन्होंने कभी भी हमें निराश नहीं किया है। उसका परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। चाहे आप रेलवे का क्षेत्र लीजिए, आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र लीजिए, सड़कों का क्षेत्र लीजिए। आप बहुत सारे लोग हो सकता है डायरेक्ट देहरादून ना आए हों आप में से, अगर दिल्ली से बाई रोड भी आए होंगे तो आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे यहाँ बन रहा है और कुछ ही महीनों में उसका काम पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप समझिए, ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर चाहे चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे हमारा आदि कैलाश तक जाने वाला मार्ग हो, सारा मार्ग तेज़ी से बन रहा है। पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम हो। आज हमारे राज्य में हमारा राज्य 13 जिलों का राज्य है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। 13 जिलों के राज्य में 2 एम्स, एक ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा यहीं उधम सिंह नगर में तेज़ी से बन रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर, एम्स की सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो बरसों से रुके हुए थे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कल ही वहाँ गया था देखने के लिए, तेज़ी से काम चल रहा है। 125 किलोमीटर की रेल लाइन, जिसमें से 104 किलोमीटर केवल सुरंग पर जा रही है। भारत की पहली रेल है जो इतने पहाड़ों के बीच में से गुजर के अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। और जब किसी समय लोगों का सपना हुआ करता था कि हम बहुत सारे लोगों को, मैं खुद जानता हूँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर कभी उन्होंने रेल सामने से नहीं देखी। आप सोचिए कि यहाँ हमारे यहाँ पर एक जगह है देवाल, एक ब्लॉक है देवाल चमोली में, और उसी में एक गांव है घेस, जो देश का अंतिम गांव कहा जाता है, जहाँ कहते हैं जहाँ हुआ शुरू घेस वहीं ख़त्म हुआ देश। वहाँ के एक बार बच्चे आए थे, मैं थोड़ा वैसे तो थोड़ा आप लोगों का समय आज दिन भर का है और बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने चर्चा करनी, लेकिन मैं छोटी सी एक घटना आपको बता देता हूँ। आपसे करीब 5 साल पहले मैं भी एक विधायक के रूप में यहाँ विधानसभा में था, तो कुछ बच्चे आए थे वहाँ के घेस क्षेत्र के, वो उसके लिए आए थे, क्या वो टूर जो होता है जिसमें बच्चों को सब दिखाया जाता है कि ये कौन कौन से संस्थान हैं। तो बच्चे मुझे भी मिल गए। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग कहाँ जाने वाले हैं आज? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम राजभवन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, हम ONGC देखने जाएंगे, FRI देखेंगे और IMA में जाएंगे। और मैंने कहा और बताओ? तो बोले और हम रेल देखने जाएंगे। तो आप समझिए कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारी हमारी माताओं बहनों ने पूरी ज़िंदगी भर सामने से रेल नहीं देखी होगी, और आप साक्षात यहाँ से रेल से आएंगे। और मैं कल पूछ रहा था, वहाँ के विधायक जी थराली वाले भोपाल राम टंटा जी और अनिल नौटियाल जी मेरे साथ थे। मैंने कहा अनिल भाई, आप अभी यहाँ से कर्णप्रयाग से ऋषिकेश कितने घंटे में पहुँचते हैं? तो उन्होंने कहा लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। और मैंने कहा ट्रेन से कितने घंटे में पहुँचेंगे? अब ट्रेन चालू हो जाएगी। तो वो भी 2 घंटे में जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 2 घंटे में, और कर्णप्रयाग से ऋषिकेश आ जाएंगे। तो मैंने कुछ ऐसे काम बताए इसी प्रकार। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। अब रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया है। यहां सीएम धामी ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में कार्रवाई की, विशेष अभियानों और लक्ष्यों को लेकर गृह मंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर विविध प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। देश प्रदेश के युवा का नशे की ओर न जाना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सामाजिक विघटन का भी कारण बन सकता है। इसी को देखते हुए राज्य में संस्थागत प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। यही नहीं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के जरिए प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल 36 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसको लेकर खेल संयोजक और प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दर्ज किए जा रहे हैं। सभी प्रदेशों से खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। इस संबंध में हमारे अधिकारी लगातार दूसरे राज्यों के खेल विभागों से संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अब हम लोग 20 दिन से कम के समय बचे हुए हैं और अभी हम लोग जो तैयारियां देख रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है हमारा, वो लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग, पेंटिंग, सफाई और इन सब चीज़ों का बचा है। बाकी व्यवस्था जो रुकने की है एथलीट्स की, वो हमारी हो गई है। सबका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जहाँ जैसे जैसे राज्य अपने खिलाड़ियों का नाम भेज रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो रहा है। हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको फ़ोन किए जा रहे हैं ताकि एथलीट समय से पहुँचे, उनको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर जो हमारे वेन्यू पे हो रहे हैं, उस वेन्यू पे भी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। तो 36 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने इस राष्ट्रीय खेलों को लेकर जानकारी दी है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, जिसकी तमाम तैयारियां हैं। अमित सिन्हा ने इसको लेकर जानकारी भी दी। 36 खेल प्रतियोगिताओं का इसमें आयोजन किया जा रहा है और ये खेल प्रतियोगिता 28 जनवरी से देश भर के खिलाड़ी यहां पर आएंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। खेल विभागों से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार तैयारियां भी हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी दर्ज किए जा रहे हैं। सभी प्रदेशों से भी खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में चल रही हैं। पूरे देश के कोने से, अलग अलग प्रदेश से भी यहाँ पर लोग जो है आ रही हैं, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है और ये जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। खेल विभागों से भी इसको लेकर संपर्क साधा जा रहा है। देहरादून में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूणी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से बातचीत की है। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया है, जिस पर सीएमओ देहरादून में अस्पताल को जल्द ही इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही गई। चक्राता ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पीएससी त्यूनी है, पीएससी भटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहाँ मुझे पाई गई, तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की अब कुछ ही समय रह गया है, जिसको लेकर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वह जागरूक अभियान चलाए ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सके और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। लगातार निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर उनकी क्या छवि है प्रत्याशियों की, इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार वेबसाइट पर
नजर बनाए हुए वेबसाइट से पता चल रहा है। निर्वाचन आयोग का अभियान भी चलाया जा रहा है। लगातार निकाय चुनाव को लेकर पारदर्शिता जो है वो बढ़ाई जा रही है और जनता से भी यही कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को आप चुने जो जनता के लिए अच्छा हो और समाज के लिए जिसकी छवि अच्छी हो। तो सही प्रत्याशी चुने जाने की कवायद की जा रही है। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी अब कोरोना की नए वेरिएंट HMPV वायरस को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। कोरोना वायरस की तरह ही HMPV वायरस को लेकर लोगों को किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि इस बीमारी को लेकर दून अस्पताल ने पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली हैं। छोटे बच्चों के 8 बेड का एक वार्ड बनाया गया है और वहीं अन्य लोगों के लिए 19 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जो किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी तैयारी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि लोग इसको लेकर कहीं से भी किसी तरह की पैनिक से बचें। सर्दी के मौसम में आमतौर पर लोगों को सर्दी खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल एक नया एक इस तरह का वायरस है जिसमें थोड़ा पैनिक मचाया हुआ है, लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी पुराना दशकों से हमारे समाज में रहता है और जाड़ों के दिनों में छोटे बच्चों में या फिर जो बड़े लोग हैं जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उसमें ये एक फ्लू का रूप ले सकता है। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों ने जैसे कोविड में देखा और सीखा है कि अपने मास्क पहन के रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और कोई भी सरफेस टच करने के बाद ज़रूर से हाथ धोएं। बाकी दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए सक्रिय है। इसमें हम लोगों ने 8 बेड का एक छोटे बच्चों का वार्ड और एक 19 बेड का बड़े लोगों के लिए वार्ड बनाया है, जिसमें आईसीयू की भी सुविधा है। तो ऐसे में अगर कोई भी देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है, जिसको लेकर टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल किया। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए थे, साथ ही विभाग की ओर से ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई, अभी तो उनको बिल भेजे जा रहे हैं। बिल के बाद 1 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा। टाइम के बाद वसूली की अन्य कार्रवाई। जहां प्रदेश भर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने का भी फैसला लिया है। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश भर की सभी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में आ रही कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्रवाई जारी है। इस बीच ऊधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास कार्यालय में भी जसपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में चल रही कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्रवाई जारी है, जिसके चलते जसपुर क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायत से वोटर लिस्ट में नाम घटाने, जोड़ने सहित अनेक प्रकार की आपत्ति आई है, जिनका जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने खंड विकास कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही करते हुए वोटर लिस्ट से संबंधित प्राप्त हुई सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया है। जिसको लेकर जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों से कुल 203 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 133 आपत्तियां परिवर्तन को लेकर, 13 आपत्तियां संशोधन को लेकर और 57 विलोपन को लेकर आपत्तियां आई हैं। सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ग्राम पंचायतों की जो वोटर लिस्ट की पांडुलिपि तैयार हुई थी, उसके संबंध में कुछ आपत्तियां आई हैं जो हमारे जसपुर ब्लॉक से संबंधित है। इसमें संशोधन की 13, परिवर्तन के लिए 133 और विलोपन की 57 है। इन सभी जो आपत्तियां हैं उनको यहाँ पे हम लोगों ने परीक्षण किया है और इनके निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि बैलगढ़ सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अभी शिनाख्त तो शव की नहीं की गई, हालांकि शव मिलने से हड़कंप है। मौके पर पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये शव किसका है। लगातार पुलिस का यही कहना है कि ये जो शव मिला है इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं की गई है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।